केमिस्ट्री के क्वेश्चन इस तरह रहे। पहला क्वेश्चन है कि इफ़ G सब शेल बी देयर व्हाट वुड बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट कैन अकोमोडेट। देखिए n=1 में जो नंबर ऑफ शेल्स होते हैं ना वो n=1, n=2, n=3, n=4, n=5 इस तरीके से सोन चलता रहता है ना। तो अगर हम पहले शेल में बात करें n=1 में तो एक ही क्या होता है उसमें सब शेल होता है, वो है s। अगर हम सेकंड में चलते हैं तो n=2 में तो s और p होते हैं, ठीक है। फिर हम थर्ड शेल में आते हैं तो उसमें 3 सब शेल आ जाते हैं s, p एंड d। फोर्थ शेल में आ जाते हैं तो n=4 में s, p, d एंड f आ जाता है। फिर हम जब फिफ्थ शेल में आएंगे तो s, p, d एंड f आएगा एंड g आ जाएगा, ठीक है ना। s, p, d, f, g, h ऐसे जुड़ते रहेंगे। अब उसके बाद ये कह रहे हैं कि जो फिफ्थ शेल है ना, जो शेल है n=5 तो उसमें जो g सब शेल होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो पहले आप ये सोचिए कि कैसे निकालेंगे कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन पता होने के लिए हमको पहले ऑर्बिटल पता होने चाहिए, कितने ऑर्बिटल हैं उसके अंदर, तभी तो हम इलेक्ट्रॉन निकाल पाएंगे। तो हम एक काम करते हैं, देखिए s, p, d, f करके जो ये सब शेल्स हैं s, p, d, f और g, हम ऐसा करते हैं कि पहले l की वैल्यू निकाल लेते हैं। n की वैल्यू तो हमें पता है ही, n=5 है क्योंकि g 5वें नंबर पे आता है, तो l और m और s निकाल लेते हैं। चलिए ऐसा करते हैं, n=5 है तो l की वैल्यू g के लिए कितनी हो जाएगी, s के लिए 0 होती है, p के लिए 1 होती है, d के लिए 2 होती है l की वैल्यू, और l की वैल्यू f के लिए 3 होती है, तो l की वैल्यू g के लिए कितनी जाएगी 4, यानी कि इसमें जो l है वो 4 आ गया। अब अगर m की बात करें, ऑर्बिटल कैसे निकालेंगे, तो m की बात करें तो -4 से लेकर +4 तक आएंगी वैल्यूज़। देखिए आप, मैंने यहाँ पे किया हुआ है -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4। कितने ऑर्बिटल्स आ रहे हैं, 9 ऑर्बिटल्स आ रहे हैं। 9 ऑर्बिटल का मतलब होता है कि 18 इलेक्ट्रॉन्स। क्यों, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना, तो 9 ऑर्बिटल में कितने रहेंगे, 9 2 * 18, राइट। तो इसके लिए बेस्ट तरीका है कि आप क्वांटम नंबर वाला कॉन्सेप्ट लगाएं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है। चलिए, हाउ एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिनरल, एक मिनट रुकिएगा। हाउ एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिनरल कोरंडम इज़ यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ सैंड पेपर। ये कह रहे हैं कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है ना, ये मिनरल है किसका, एल्यूमिनियम का, कोरंडम। इसका फॉर्मूला है Al2O3, नाम है कोरंडम। एल्यूमिनियम का क्या है, ये मिनरल है, ज़मीन के नीचे से निकलता है। इस कोरंडम को Al2O3 कहते हैं, ठीक है। तो इससे जो ये कह रहा है कि सैंड पेपर कैसे बनता है। एक्चुअली सैंड पेपर, 2 तरह के पेपर होते हैं, एमरी पेपर और सैंड पेपर। इन दोनों में थोड़ा फ़र्क है। जो सैंड पेपर होता है वो सॉफ्ट चीज़ों की सॉफ्टनिंग करता है, सॉफ्ट चीज़ों की क्या करता है, उसको लेवल, मतलब एक तरीके से सॉफ्ट करता है, या क्या कहेंगे, क्या वर्ड यूज़ करेंगे इसके लिए, लेवलिंग करता है, इक्वल करता है चीज़ों को ना। जब उसको रगड़ते हैं तो वो क्या हो जाता है, इक्वल कर देता है चीज़ों को, है ना। चलिए, स्क्रबिंग कह सकते हो आप, स्क्रब करता है वो सॉफ्ट चीज़ों को। और एमरी पेपर जो होता है ना, वो हार्ड सब्सटेंसेस के लिए यूज़ होता है, जैसे स्टोन्स है, डायमंड है और मेटल्स हैं, इनके लिए एमरी पेपर यूज़ होता है। और सैंड पेपर सॉफ्ट चीज़ों के लिए यूज़ होता है। तो ये कह रहे हैं कि एन इम्प्योर फॉर्म ऑफ कोरंडम कंटामिनेटेड विद द आयरन ऑक्साइड एंड सिलिका इज कॉल्ड द एमरी। एक्चुअली कोरंडम जो है इसका मिनरल है एल्यूमिनियम का। अगर इस कोरंडम में एल्यूमिनियम की या फिर टाइटेनियम की या फिर कौन सा एलिमेंट, एक और था इसमें एलिमेंट, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम और 3 थे, ये 3 एलिमेंट है ना, क्रोमियम, टाइटेनियम, वेनाडियम एंड क्रोमियम की अगर ये इम्प्योरिटी होती है ना इसमें, तो ये क्या करते हैं, तो फिर ये उसको उससे एमरी, अगर ये 3 इम्प्योरिटी हैं तो उससे एमरी पेपर बनेगा। अगर कोरंडम में 3 इम्प्योरिटी हैं तो एमरी पेपर बनेगा। और एमरी पेपर डिफरेंट कलर्स के होते हैं। ये डिपेंड करता है कि कौन सा डी ब्लॉक एलिमेंट उसमें प्रेजेंट है। हो सकता है टाइटेनियम हो सकता है वेनाडियम हो सकता है क्रोमियम हो, तो अलग कलर के ये होंगे, ठीक है। तो ये एमरी पेपर होगा जो कि हार्ड सब्सटेंसेस को क्या करेगा, स्मूथनिंग या फिर स्क्रबिंग के काम में आएगा, ठीक है। सैंड पेपर भी इसी से बनेगा, कोरंडम से बनेगा, बट उसमें जो इम्प्योरिटीज होंगी वो किसी दूसरे एलिमेंट की होंगी, आयरन की नहीं होगी
टाइटेनियम और इसकी आयरन, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम की नहीं होंगी, ठीक है। चलिए, वाई जिंक, कैडमियम, मरकरी आर नॉट कंसिडर्ड एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहलाते हैं दोस्तों, क्योंकि इनके डी ब्लॉक में कितने हैं, पूरे के पूरे 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आप यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो Zn के जो होता है ना 3d10 4s2 होता है। 3d10 4s2 लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s2 होता है। उसका 4d10 5s2 होता है, उसका 6d10 5s2 होता है। तो इस तरीके से पूरे डी जो सब शेल है वो कंप्लीट होने की वजह से हम इनको डी ब्लॉक में कंसिडर नहीं करते, ऑल्दो दे आर कैप्ड इन द डी ब्लॉक, है ना। These elements contain 10 electron in their d orbital। ये शॉर्ट आंसर है इसका, देख लीजिए। When the mineral cleavage is heated, which gas it gives। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि जो क्लीवाइट होता है ना, ये क्लीवाइट क्या है, पता है आपको क्लीवाइट क्या होता है? ये एक ओर होता है, किसका? ये एक रेडियो एक्टिव मिनरल का ओर होता है। और वो रेडियो एक्टिव मिनरल कौन सा है? पिच ब्लेंडी, यानी कि यूरेनिनाइट कहते हैं इसको। यूरेनियम में रेडियो एक्टिव मिनरल, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है या नहीं है? तो यूरेनियम का रेडियो एक्टिव मिनरल होगा क्लीवेट, ठीक है। सिर्फ यूरेनियम का ही नहीं, इसको प्लैटिनम का जो मिनरल होगा, जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है ना, यूरेनियम, प्लैटिनम और एक और होता है ना रेडियम, इनके जो मिनरल्स होंगे वो क्या कहलाए जाएंगे? क्लीवेट पे कहलाए जाएंगे। और इनको जब हीट करते हैं ना 1273 केल्विन पर, 1273 केल्विन पर दोस्तों, इन द वैक्यूम, देन द नोबल गैस, देन हीलियम विच इज़ द नोबल गैस इज ऑब्टेन्ड। ये ध्यान रखिएगा। क्लीवेज क्या होता है? यूरेनियम, रेडियम और कौन से रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं? कौन से होते हैं? यूरेनियम, रेडियम और जो भी मतलब रेडियोएक्टिव एलिमेंट हैं, उनके जितने भी रेडियोएक्टिव मिनरल्स होते हैं, उनको हीट करने पर हमें हीलियम गैस निकलती है। अभी तो इस जैसे अगर आपसे सिर्फ यूरेनियम का पूछे, कभी किसी भी एलिमेंट के मिनरल का अगर पूछे ना, वैक्यूम में गर्म कर रहे हैं कौन सी गैस निकलेगी, तो कोई भी रेडियोएक्टिव मिनरल दे दे तो ध्यान रखिएगा हीलियम ही उसमें से निकलेगा, ठीक है। तो क्लीवेट जो होता है वो सिर्फ यूरेनियम का ही नहीं होता है, रेडियम और इनका प्लैटिनम, सॉरी वो यूरेनियम, नाम भूल गई फ्रेंड्स अभी, जितने भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स हैं मतलब उनके सबके मिनरल क्लीवेट कहते हैं, और उनको गर्म करने से हीलियम निकलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। प्रोटीन आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स थ्रू विच बॉन्ड दीज अमीनो एसिड्स आर लिंक्ड। तो ये पेप्टाइड बॉन्ड होता है। पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है वो जो अमीनो एसिड्स है ना, प्रोटीन जब डाइजेस्ट होता है तो अमीनो एसिड्स निकलते हैं, और ये अमीनो एसिड जो है आपस में किससे जुड़े रहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड से। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। व्हाट टाइप ऑफ डिफेक्ट कैन अराइज व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड। तो जब किसी सॉलिड को गर्म करते हैं तो उसमें से वैकेंसी डिफेक्ट जनरेट होती है। वैकेंसी डिफेक्ट जो होती है ना, ये ऐसा डिफेक्ट होता है कि इसमें क्या बन जाता है कुछ लैटिस बन जाते हैं और यानी कि लैटिस बनने का मतलब है खाली जगह रह जाती है, और इससे क्या डेंसिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है, ठीक है। और इसको हम सॉकेट इफेक्ट्स भी कहते हैं। व्हाट इज अ पी कैरेक्टर ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल इन द ग्रेफाइट एंड डायमंड। पी कैरेक्टर कैसे निकालते हैं? देखिए, किसमें कितना पी कैरेक्टर है, कैसे निकालते हैं, इसके लिए एक फार्मूला होता है जो मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर निकालना है तो आप क्या फार्मूला लगाएंगे? नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। अब नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल कितने हैं? पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डायमंड और ग्रेफाइट दोनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। ग्रेफाइट की होती है sp2 और इसकी कितनी होती है sp3। निकाल लीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए। नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल, पहले ग्रेफाइट का निकालना, पी कैरेक्टर ऑफ ग्रेफाइट निकाल लेते हैं। चलो, तो ग्रेफाइट का निकालिए। कितने पी ऑर्बिटल हैं? 2, sp2 लिखा हुआ है ना, sp2, देखिए, तो 2 हो गए। अपॉन टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए? 2 और 1 3, 2 पी के 1 s का 3, 2/3 इंटू, अब परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपका आ गया 67%, ठीक है। तो 67% पी कैरेक्टर है ग्रेफाइट में, किसका?
पी कैरेक्टर जो है वो 67% है। चलिए अब बात करते हैं पी कैरेक्टर डायमंड का। पी कैरेक्टर ऑफ डायमंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। सेम फार्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए कि डायमंड, मैं डायमंड, हाँ डायमंड लिख दिया ना, तो डायमंड का हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है sp3, वैल्यू पुट कर दीजिए p, नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल, p कितने हैं 3 अपॉन टोटल नंबर कितने हैं 3 और 1 4, 3/4 इंटू 100 कर दीजिए, कट का 25 75%, 75% आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। ये तो कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताइएगा। नेक्स्ट, व्हाट विच एलिमेंट इज यूज इन द वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। वल्कनाइजेशन होता है जो रबर होता है ना, बहुत कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, तो उसको सल्फर के साथ गर्म करके उसको थोड़ा सा हार्डनेस उसकी कराई जाती है, जिससे कि उसको हम टायर्स वगैरह में यूज़ कर सकें। क्योंकि टायर में तो अगर सॉफ्ट रबर यूज़ करेंगे तो कैसे टायर चलेंगे ना, है ना। उसको थोड़ा सा हार्ड करने के लिए सल्फर के साथ उसको हीट कहते हैं, और इस प्रोसेस को वल्कनाइजेशन कहते हैं। सल्फर मेटल नॉन मेटल यूज़ होता है। Why the solution becomes blue when sodium is dissolved in the liquid? सोडियम को लिक्विड अमोनिया में डिजोल्व करने पर उसका कलर ब्लू क्यों हो जाता है? इसका रीज़न है कि इसमें ना सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन बनते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ। सोडियम को लिक्विड में गर्म करने पर सोडियम एमाइड बनता है, ठीक है, और ब्लू कलर इसमें फॉर्म होता है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन और सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन बनता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन और सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन यानी कि इसको स्मॉलेस्ट पॉसिबल एनायन भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, स्मॉलेस्ट पॉसिबल एनायन अगर कोई है तो वो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन और सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये कैसे बनता है मैं आपको इस रिएक्शन से बताती हूँ, और इसी की वजह से इसका कलर ब्लू होता है। देखिए इसका जो रिएक्शन है ना वो इस तरीके से रहा। अगर हम Na की रिएक्शन करा दें NH3 से और इसके X+Y मोल ले लें, X+Y ले लें, तो क्या बनेगा? देखिए NaNH3 तो बनेगा, है ना, NaNH3 बनेगा, प्लस सपोज ये X मोल यहाँ पे हैं, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकलता है, सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन, और ये अमोनिया इसके XY था ना, X+Y, तो X मोल यहाँ आ गए, Y मोल यहाँ आ गए। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाला, ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना, ये सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन है। सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं क्योंकि अमोनिया के साथ है ये। तो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन और स्मॉलेस्ट पॉसिबल एनायन, इसकी वजह से कलर कैसा होता है? ब्लू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, वाई लिथियम इज़ द ओनली मेटल टू फॉर्म नाइट्राइट डायरेक्टली। एक्चुअली लिथियम का साइज़ क्या होता है? बहुत ही छोटा होता है ना। लिथियम का साइज़ छोटा होने की वजह से, और आपको पता है कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल द साइज ऑल्सो डिक्रीजेस। तो नाइट्रोजन का साइड भी क्या साइज़ क्या होगा? छोटा होगा। Lithium positive is very small in size, so its size is compatible with the N3 ion। यानी कि दोनों का साइज़ क्या है? एक दूसरे के साथ compatible है, यानी कि मतलब वो बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं और नाइट्राइट बना सकते हैं, है ना। कंफर्टेबल है एक तरीके से कह सकते हैं दोनों एक दूसरे के साथ, क्योंकि साइज़ उनका बराबर है। और इस समय ना लैटिस एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज़ होती है जब इनका फॉर्मेशन होता है लिथियम नाइट्राइट का। लैटिस एनर्जी नाइट्राइट का बहुत ज़्यादा एनर्जी लिबरेट होती है। इस कौन सी एनर्जी? लैटिस एनर्जी रिलीज़ होती है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि बिकॉज, अच्छा ये क्वेश्चन यहाँ पे ना मैंने गलत लिखा हुआ है आंसर, ये मैंने इसको छोड़ दीजिए। क्या लिखोगे आप कि साइज़ की वजह, साइज़ इज़ Li जो 1 पॉजिटिव का जो साइज़ होता है ना, इट इज़ कॉम्पिटेबल विद N3 नेगेटिव, है ना। इक्वल भी कह सकते हो आप समझने के लिए, कॉम्पिटेबल विद Ni3 नेगेटिव। तो इन दोनों का साइज़ की वजह से है ये, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मोनोमर ऑफ ब्यूना एस। ब्यूना एस का जो मोनोमर है ना वो इसी के नाम में ही छुपा हुआ है। आप कंफ्यूज, एक्चुअली ना मोनोमर याद करने पड़ते हैं, थोड़ा सा ट्रिक लगानी पड़ेगी। ब्यूना एस में ही इसके मोनोमर छुपे हुए हैं। एस फॉर स्टायरीन,
ये देखिए एस्फास्टाइरिन और ब्यूना, बी यू से ना, ब्यूटाडाइन, 1,3 ब्यूटाडाइन, 1,3 ब्यूटाडाइन एंड स्टायरिन, 1,3 ब्यूटाडाइन एंड स्टायरिन, इसके नाम में ही इसके मोनोमर छुपे हुए हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन फ्रेंड, फिर मैं कल आती हूँ कुछ अच्छे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेके। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, गुड बाय।